हाँ जी, सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं दो वंश के बारे में दिल्ली सल्तनत के अंदर। एक तो हम सैयद को कंप्लीट कर लेंगे, दूसरा हम लोधी को कंप्लीट कर लेंगे। यानी दोनों ही जो है आज ही खत्म हो जाएंगे और इसी के साथ जो है दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाएगा। कंप्लीट दिल्ली सल्तनत के अंदर आपने देखा कि इतनी सारी चीजें मैं एक पूरे के पूरे सीक्वेंस में आपको बताता रहा था और आगे चल के आप यहीं से समाप्ति के बाद जो है फिर मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ तक आप जो है लंबा सफर था, लेकिन क्लासेस इसीलिए इतनी ज्यादा लंबी हो रही थी। आप देखिए 1.5-2 घंटे की क्लास हर एक डायनेस्टी के ऊपर इस वजह से, क्योंकि मैं कुछ भी छुड़वा नहीं रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि एक एक चीज आपकी कवर हो जाए, तो जब कुछ छूटेगा ही नहीं तो फिर पेपर वाला पूछ क्या लेगा, किसी के अंदर दम नहीं है कि अलग से कुछ और पूछ लेना। और आप देखिए कि मेंस के अंदर बच्चे इतना घबरा गए कि बच्चों को समझ नहीं आता कि पेपर के क्वेश्चन कहां से रहे हैं। तो आप देखो कि अब जो चीज हम कर रहे हैं ना बहुत हाईली अपडेटेड है, किसी भी और किताब में नहीं मिलने वाली है। अगर ये सब चीजें मिलेंगी तो हमारी ही किताबों के अंदर मिलेंगी, दो किताबों के अंदर, और कहीं पे भी ये चीजें नहीं मिलने वाली है। तो कुल मिला के आपको बस भरोसा रखना है। और जितने भी लोग देख रहे हो भाई केवल लाइव देख लो, ये कभी भी जो है प्राइवेट हो जाएंगी सारी वीडियोस, फिर बाद में आप लोग पछताते हैं कि नहीं सर आप दे दीजिए और वो सारा का सारा फिर जो है आपके लिए परेशानी भरा हो जाता है। तो प्लीज जितने भी लोग हो लाइव देख लिया करो, बाद में हट जाएंगी वीडियोस, फिर आप परेशान होते हैं ना, फिर बार-बार आकर मेरे को बोलेंगे कि नहीं सर करवा दो। बिल्कुल, मैं अभी इब्राहिम लोधी के घर में मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं खिजर खान के पास जा रहा हूं और तैमूर से थोड़ी सी बात करके आता हूं, है ना। तो वो करीना ने पैदा कर रखा है छोटू मोटू तैमूर, पहले मैं तैमूर के पास जाऊंगा और उससे बातचीत करूंगा, है ना। पापा तो उसके हॉस्पिटल में, तो पहले मैं तैमूर से मिलके आ जाता हूं। तो आइए, तो लोधी वंश की जो है शुरुआत होती है और लोधी तो नहीं, पहले तो सैयद के बारे में बताऊंगा। जिनको पीडीएफ चाहिए है ना, पीडीएफ के भूखे लोग बता दूं कि भैया ये जो है सारा का सारा खेल फ्री कोर्स के अंदर है, फ्री में जाओ ऐसे सीजीएल और ये हनुमान सीरीज, भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके हम जो है यहां पे सब कुछ डाले जा रहे हैं, करते जाओ। और ये हमारा पेड बैच है, जिसको भी पेड बैच लेना होगा वो इस पेड बैच को ले सकता है। यहां पे बहुत ही डिटेल में चीजें हम कवर कर रहे हैं। रिपब्लिक कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा ऑफ हो जाएगा इसके अंदर। और इस वक्त जो है अगर सबसे टॉप क्वालिटी का बैच अगर आप बोलोगे तो यही आपको देखने को मिलेगा। इसमें हाईली अपडेटेड चीजें हैं और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। जीके का रामबन 2.0 बैच है, सब कुछ पीडीएफ मॉक एमसीक्यू स्टैटिक करंट अफेयर्स सब कुछ यहां पे प्रोवाइड होगा वीडियोस के साथ। चलिए अब मैं जो है सैयद वंश की बात करने वाला हूं। आप देखो कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि अब तक जितनी भी चीजें हम पढ़ते आते थे तुगलक वगैरह के बारे में, हमने सब चीजें पढ़ी। अब देखो कि होता क्या है कि तुगलक के जो आखिरी के रूलर्स हैं वो कोई इतने ज्यादा खास रहे नहीं, वो हमने ऑलरेडी उसमें तुगलक में कवर कर लिया था और उनके पल्ले भी नहीं था कि वो कुछ बड़ा कर पाए। अब यहाँ पे जो है तख्ता पलट होना है। आप देखो कि खेल कहां से बदलेगा, ये जैसे मैप है तो आप देखो कि इस तरफ से जो है ना अटैक किसके होने वाले हैं, तैमूर के अटैक होने वाले हैं, ठीक है भाई। और जब तैमूर उधर से अटैक्स बार-बार करता रहता है ना, तो मैंने आपको नसीरुद्दीन महमूद का पूरा केस ऑलरेडी समझा दिया था। और अब जो एक व्यक्ति यहाँ पे गद्दी पे बैठेगा जब तैमूर बार-बार अटैक कर रहा है, तो ये किसको बिठा देगा यहाँ पे, खिजर खान को बिठा देगा, ठीक है भाई। एक व्यक्ति है खिजर खान। अब खिजर खान जो है ये बेसिकली क्या है, एक तरह से देखो तुगलक के टाइम में इसने बहुत अच्छी पोजीशन अचीव कर ली थी। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, है ना। तुगलक के टाइम में जो है इसने अच्छी खासी पोजीशन अचीव कर ली थी और ये देखो कि यहाँ पे मुल्तान तक का गवर्नर बन गया था खिजर खान। अब ये क्या हो रहा है कि जब आपको पता है कि यहाँ पे जब सेंट्रल पावर हमेशा वीक हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई जो है राजा बनना चाहेगा और हर कोई अपने आप को अलग करे जा रहा है। और देखो बंगाल वाले अलग करते हैं, मालवा वाले अपना कर रहे हैं, है ना। बंगाल मालवा का बार-बार यही खेल रहता है ये बार-बार, है ना। तो आप देखिए कि जब बादशाह ही बीच वाला वीक है तो कुछ मतलब ही नहीं रहा ना, क्यों उसको टैक्स दिया जाए। तो ऐसे में जो है खिजर खान इस चीज का फायदा उठाता है और वो तैमूर की हेल्प करता है ना। तैमूर क्या है, मंगोल है, तो बेसिकली जो है तैमूर की हेल्प कर रहा है और एक तरह से या तैमूर के वंशजों की, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं मंगोल्स की हेल्प कर रहा है कि वो जो है इस तरफ आए, अटैक करें और यहाँ पे लूटपाट मचाएं। और अल्टीमेटली आप देखो कि ये पंजाब का जितना भी एरिया है वो तो सारा का सारा जो है ये खिजर खान वहां का एक तरह से आप समझो कि जनरल बन जाता है या फिर इसका जो है एक तरह से तैमूर का गवर्नर के तौर पे काम करता है। आपको ये समझना है, यानी कि वहां का राजा खुद को नहीं घोषित कर रहा, सुल्तान नहीं कर रहा है। फिर एक दिन मौका उठा के जो है यहाँ पे भी आ जाता है, दिल्ली में भी आ जाता है और यहाँ पे तख्ता पलट कर देता है। कुल मिला के आप देखेंगे कि यहाँ से जो है एक नए वंश की स्थापना होती है, सैयद वंश की। लेकिन इसने जो खिजर खान ने कभी भी अपने आप को कोई हायर टाइटल नहीं दिया था, इसने हमेशा छोटा ही टाइटल खुद को देके रखा, क्योंकि डर किसका था, मंगोलों का था, तैमूर का था। लेकिन एक बेनिफिट ये भी रहा कि भैया अब क्योंकि मंगोल्स ने ही इसको यहाँ पे बिठाया और इजीली टैक्स भी मिल जाएगा तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसको मंगोल तो आक्रमण नहीं करेंगे, है ना। और अच्छा टाइटल तो नहीं ले रहे, छोटे मोटे टाइटल से अपना जो है काम चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कतई जहर ही पढ़ेंगे। रिवीजन कैसे करें, कुछ नहीं करनी, आपको रिवीजन के सारे जो फैक्ट्स हैं ये इस किताब में लिखे हुए हैं ना, इस किताब को पढ़ना है बार-बार, इसी कंटेंट को बार-बार पढ़ोगे, यही पेपर में आएगा 100% है। और अभी जो बहुत सारे बच्चे बीच-बीच में सेशंस को स्किप कर रहे हैं इनको मजे आएंगे, अभी बाद में चीखते चिल्लाते आएंगे कि सर दे दो हमें सेशन दे दो, क्योंकि ये सब सेशन लाइव रहेंगे और बाद में जो है इनको थोड़ी सी समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सेशन भी अब देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोगों को मैंने समझा के लोग को थक गया था। अब ठीक है बाद में आएंगे, मजे से ये सेशन जो है नहीं रहेगा, इनको 10 बार बोल दिया नहीं मानेंगे। और ये देखो जितने भी लोग भाई साहब इस सेशन को कंप्लीट देख लेना, ये नहीं रहेगा, प्राइवेट हो जाएगा, मैं बार-बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, हो जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अभी अपने पास टाइम है, सिलेबस खत्म करने से क्या हो जाएगा, अगर मैं उसको कंप्लीट नहीं करवाऊंगा बाकी के टीचरों की तरह करवा देता हूं, एक महीने में सब कुछ खत्म, क्या फायदा उसका। अगर एनालिसिस करके उसके अंदर सुधार किया जाए चीजों के अंदर तो फायदा क्या सिलेबस का, है ना। तो अभी जितने भी लोग हो, अच्छा चिंके लोग, हां बिल्कुल यहाँ पे जो है तैमूर वाले चिंके लोग हैं, तो आप इसको लाइव देख सकते हैं। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूं, बाद में हाइड हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि सर वापस से दे दो, जो छोड़ रहे जब लोग डिसिप्लिन नहीं है तो पेड कोर्स में जाइए, पैसे खर्च कीजिए, सिंपल सी बात है ना। चलिए तो खिजर खान जो है 1414 से 1421 एडी के बीच में रहेगा और वहीं पे जो मौजूद मुबारक है, इसके बाद अगला रूलर बनेगा मौजूद मुबारक शाह, ये 1421 से 1434 हो गया, फिर मोहम्मद शाह बनेगा, ये 1434 से 1445 हो गया और लास्ट रूलर जो अलाउद्दीन आलम शाह बनेगा, ये 1445 से 1451 होगा। कुल मिला के बात ये है कि आखिरी का रूलर जो है इनका कोई खास कर नहीं पाता और यहाँ से फिर से तख्ता पलट हो जाएगा और यहाँ पे लोधी आ जाएंगे। और ये सैयद के बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके बारे में जो जितनी जरूरी चीजें वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देखिए थे कौन, ये अपने आप को अरब मानते थे, ठीक है, अरब मानते थे, ये आप ध्यान रखना। और खिजर खान जो है वो किसका गवर्नर के तौर पे काम कर रहा था, मंगोल्स के गवर्नर के तौर पे काम कर रहा था, ये भी आपको समझना है। चलिए एक चीज और, शॉर्टेस्ट रूलिंग एरिया था इनका पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में, इन्होंने जो है कोई बहुत बड़ा जो है एरिया नहीं संभाला था, ये आपको समझना है। और खिजर खान जो है थोड़ा सा पॉलिटिकली भी अच्छा है, सूफीज्म की तरफ भी अच्छा है ना, इसकी साइंस भी बढ़िया है, मतलब थोड़ा सा फिलोसफिकल बंदा भी है। तो उस एंगल से देखा जाए तो इनके एक तरह से आप समझ लो कि जैसे हमारे भारत में बोलते हैं कि ब्राह्मण हो गए, ऐसे ये आप समझ लीजिए सैयद बेसिकली अरब के अंदर आप समझ लो कि थोड़ा सा विद्वान वाले टाइप के लोग हैं, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। वहां से इन्होंने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की है। अब इसने क्यों नहीं कोई टाइटल एक्सेप्ट किया, मैंने बता दिया कि मंगोलों का खतरा था और उन्हीं के गवर्नर के तौर पे काम कर रहा था और उन्हीं की हेल्प से कर रहा था, क्योंकि इसने जो अपना पूरा राजपाट फैलाया था वो तैमूर के नाम पे फैलाया था और तैमूर है जिनका यूनिवर्सिटी आके और सबको खा जाते थे, आपको पता ही है ना। और इस टाइम पे जो तैमूर का वंशज कौन था, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, मैंने आपको बताया ना कि वहां पे चंगेज खान से शुरू हो रहे हैं, गंगीज खान, तैमूर, फिर आगे शाहरुख खान। अभी शाहरुख खान वो वाला नहीं है, ये तो मंगोल तैमूर का वंशज है। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तैमूर जो है वो पहले जा चुका है। अब इसके टाइम पे खिजर खान के टाइम पे आप देखिए कि एग्जैक्ट वहां पे मेन राजा तैमूर की जगह कौन स्थापित हो गया है, उसी का लड़का है, ये है शाहरुख खान, शाहरुख मिर्जा जिसको आप बोल सकते हो। ये चौथा बेटा है तैमूर का, यानी शाहरुख अगर मोटा-मोटा मैं तैमूर की बात करता हूं तो तुगलक के ऑलमोस्ट आखिर तक 1398 के अराउंड तैमूर था, बाद में जो है फिर शाहरुख मिर्जा बैठ जाता है। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि तैमूर का कौन सा बेटा जो है वो खिजर खान के साथ कंटेम्परेरी है या सैयद डायनेस्टी के साथ कंटेम्परेरी है। तो शाहरुख खान से याद रख लेना, शाहरुख मिर्जा है, यहां से आप भूलोगे नहीं। इसके बाद देखो कि क्योंकि ये बहुत बड़े टाइटल तो भाई साहब ले नहीं सकता है, मंगोलों का खतरा है, नहीं तो चिंकी आके इसकी बैंड बजा देंगे, है ना। वो बताया था ना मैंने कि नसीरुद्दीन महमूद का क्या किया था, वो आते थे उसकी बैंड बजाते थे और उधर सिंहासन उल्टा पड़ा है, लोटा गिरा पड़ा है, बादशाह जनता को हौसला दे रहा है, टेंशन मतलब फिर सब यही हाल होता है, जनता को बोलते टेंशन मतलब खुद जाके छुप जाता। तो बट वो नहीं करना था, इसलिए तो कोई टाइटल नहीं ले रहा है और छोटा सा टाइटल लेता रहते आला, है ना। और या फिर कहीं मसनद आली, ये आली है, ठीक है, आली आली आली। चलो अब इसके बाद जो है दूसरा शासक जो यहाँ पे बैठता है, देखो शासक इनके बहुत सारे सैयद के, ऐसा नहीं कि शासक इनके वो कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट शासक अपने को करने, जब ये इंपॉर्टेंट जितने शासक है यही कुछ खास नहीं कर रहे तो इनके अलावा वाले शासक तो क्या ही कर रहे होंगे, वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। जी सलमान खान नहीं है क्या, बिल्कुल बिल्कुल, अभी सलमान खान नहीं है, अगर कहीं पे आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा ना। सलमान मिर्जा क्या नाम है
बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा भाई, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे देखिए दूसरा आता है मौजूद्दीन मुबारक शाह, 1421 से 1434 एडी के बीच में ये रहता है और ये एक सिटी का निर्माण करवाता है मुबारकाबाद। ये मुबारकाबाद जो है ये दिल्ली के अंदर है और ये अपने आपको एक टाइटल थोड़ा सा अच्छा टाइटल देता है, शाह का टाइटल देता है, ठीक है। अब जैसे बादशाह हो गया ना, तो शाह टाइटल जो है अपने आपको दे रहा है, शाही वाला टाइटल आगे आएगा, वो सिकंदर लोधी का है, तो आप सिकंदर शाही से उसको समझेंगे, ये शाह टाइटल दे रहा है, शाही नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसका जो है टॉम जो इसने बनवाया खुद ही अपनी जिंदा जी बनवा लिया था, ऐसा लग रहा था कि इस बड़े को पता है कि भैया ये लुढ़क जाएगा कभी भी, तो इसने जिंदगी ही अपना टॉम बनवा लिया। देखो अलग ही टाइटल चल रहे हैं, अलग ही सिस्टम चल रहे हैं, बादशाह को मैं कह सकता हूं कोई इलाज नहीं है। अब पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है याया बिन अहमद सरहिंदी के बारे में कि तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है, तो तारीख मुबारक शाही का आप जो वो पीली किताब पढ़ते हो ना, पीली किताब लाल पीली किताब जो होती है, उसके अंदर भाई साहब उनको यही नहीं पता कि इसका नाम क्या लिखना चाहिए, उल्टा नाम लिख रखा था। अब पता नहीं मेरे पास कौन सा वर्जन पड़ा, मैंने देखा जस्ट उसको उठा के पीली किताब जो आप बोलते हो हुसैन है तो उसमें उल्टा लिखा हुआ है, उनको यही नहीं पता कि तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है, गलत नाम लिख रखा है। अगर वो पढ़ जाओगे तो पेपर में गलती उत्तर मार करके आओगे, है ना। मैंने बोला ना कि बहुत सारी किताबें जो आप पढ़ते हैं उनमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। अब अगर छाट छाट के दिखाने लगे तो लोग मेरे पे केस कर देंगे कि यही है वो आदमी जो हमारा बिजनेस खा गया है ना। तो एनीवेज उसमें नहीं घुसते, बट मैंने आपको एक बता दिया कि अगर आप पीली किताब पढ़ रहे हो तो प्लीज उसको अवॉइड करना, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं पता लगती है। याया बिन अहमद सरहिंदी ने जो है तारीख मुबारक शाही लिखी है, ये इसको माइंड में फिट कर लो। इसके बाद ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने कोर्ट में जो है हिंदूज को भी अपॉइंट किया है, यानी कि हिंदूज के लिए भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे देखने को इसको मिल रहा है। और कोर्ट कहां थी, दिल्ली में थी, दिल्ली सल्तनत की ही तो मैं बात कर रहा हूं। अब आप देखिए कि नेक्स्ट बादशाह जो आ रहा है वो मोहम्मद शाह आ रहा है। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड जो है 1434 से 1445 एडी के अंदर है। और ये देखो कि एक्चुअली में कहानी समझते हैं, इसने टाइटल दिया था खाने खानम का बहलोल लोदी को, लेकिन बहलोल लोदी का कांसेप्ट आ कहां से रहा है, क्यों बहलोल लोदी को जो है यहाँ पे लाना पड़ रहा है। और इसी को जो है आप देखिए कि ये गवर्नर ऑफ सरहद भी बना दिया। सरहद वही जगह है जहाँ पे वजीर खान ने जो है गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बेटे थे, है ना, जोरावर और फतेह सिंह, उनको दीवार में चिनवा दिया था। ये सरहद वही जगह है, ठीक है। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अभी यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो अभी हम पास्ट में अगर देखेंगे तो खाने खानम का टाइटल बहलोल लोदी को मिला और उसको सरहद का जो गवर्नर भी नियुक्त करेगा। लेकिन क्यों बहलोल लोदी की इसको जरूरत पड़ी, क्योंकि ये लोग जो है ये बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग रूलर नहीं है, छोटी से एरिया में राज कर रहे हैं। और आप देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को, यहाँ पे समझिए मैं आपके अंदर, आप देखो कि यहाँ पे देखो कि ये छोटे से ही एरिया में जब राज कर रहे हैं तो इनके मैंने क्या बोला कि हर कोई अपने आप को अलग कर लेता है। जब उसे लगता था कि जो सेंटर में पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बादशाह क्या उखाड़ लेगा हमारा, तो हर कोई अपने आप को अलग कर लेता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो मालवा का रीजन है, ये मालवा का रीजन वाले भी अपने आप को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से अटैक जो होना है मालवा का, उसको कंपीट करने के लिए इस भाई के पास कुछ है ही नहीं, मुबारक वाले के पास ना, तो इसका तो हो गया यहीं पे मुबारक। तो इस वजह से ये किसको बुला लेता है, बहलोल लोदी को। और यहाँ पे मालवा का अटैक जो है पूरा पूरा दोनों का आपस में जो होता है ना पूरा पूरा, और जितने भी अगल बगल के फेडरेटरी राजा होते हैं वो दिल्ली की सल्तनत को हड़पने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो मुकाबला है वो बहलोल लोदी करता है और इसकी पूरी पूरी सल्तनत को बचा लेता है। तो वहां से जो है ये खुश हो जाता है, तो इसलिए जो है बहलोल लोदी को खाने खानम का टाइटल दे देता है और साथ में जो सरहद का गवर्नर भी बना देता है। ये कहानी हमें समझ में आ गई है, ठीक है। इसके बाद देखो कि इसने जो है महमूद खिलजी, ये महमूद खिलजी है, ठीक है। ये कहां का रूलर है, मालवा का। अभी मैंने बोला ना मालवा के साथ जो लड़ाई हो रही है, तो उसी में ही जो है ये एक तरह से जीत रहा है बहलोल लोदी, तो ये वही मालवा वाला महमूद खिलजी है। उसको आप वो अलाउद्दीन खिलजी मत समझ लेना, आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। लगभग सेम सी नाम रहते हैं तो शक्ल भी सेम सी रहती है, तो आपको पता है। अब इसके बाद जो चौथा रूलर आता है अलाउद्दीन आलम शाह। अभी अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन आलम शाह है। 1445 से 1451 के आसपास का टाइम है इसका। अभी आखिरी रूलर ही इस डायनेस्टी का है और कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई बहुत तगड़ा रूलर है इसने कुछ तगड़ी चीज कर दी, कुछ भी नहीं किया है। ये तो भाई इतना ज्यादा वैसे ही घबराया हुआ रहता था कि एक दिन तो इसने खुद ही पूरा पूरा राजपाट छोड़ के और ये कहां पे भाग गया, बदाऊं में भाग गया। देखो यहाँ पे बदाऊं कहीं पे मेंशन है क्या, ये रहा, ये देखो दिल्ली को छोड़ के कहां भाग गया, ये बदाऊं में भाग गया, मतलब अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया इस आदमी ने, है ना। हालांकि इसको थोड़ा सा खतरा भी था, किससे खतरा था, इसको खतरा था बहलोल लोदी से, है ना। और आप देखिए क्योंकि जब वो इतना सक्सेसफुल रूलर ही नहीं है तो यहाँ पे जो है बहलोल लोदी जो है वो सारा का सारा करता है, इसको कैप्चर कर लेता है और अल्टीमेटली पूरी पूरी किंगडम में अपना कब्जा कर लेता है। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ से जो है एक तरह से एक फिर से पावर का शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि एक डायनेस्टी का अंत होता है और अगली वाली शुरू हो जाती है और यहाँ से होती है लोधी डायनेस्टी की शुरुआत, है ना। तो अब बहलोल लोदी क्या करेगा आगे वो हम इस बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के ये पूरा पूरा मैप आप देख सकते हैं। और अभी मैंने जैसे बताया कि मालवा के साथ युद्ध हो रहा है ना और दिल्ली का, तो वो सारा का सारा कहानी बता दी। ये कुछ ऐसा मैप आप देख सकते हैं ना। बंगाल वाले अपने आप को अलग करे बैठे हैं, तो ये ऐसा ही रहता है ना। इधर वाले अपने को अलग कर लेते, उधर वाले अपने को अलग कर लेते। जबकि खिलजी के टाइम में आप देखिए ये वरंगल तक जीत लिया उसने, है ना। इधर जो है अब तो विजयनगर एम्पायर बन गया है, क्योंकि तुगलक के बाद विजयनगर भी बन गया था, तो इधर बहमनी किंगडम बन चुकी है। कुल मिला के बात ये है कि भाई अब जो है ना कहानी वैसी नहीं रही है। अब जो है साउथ में भी बहुत सारे अभी हिंदू राजा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी जगह मुस्लिम का ही परचम हो गया। तो ऊपर का एरिया हालांकि काफी हद तक आपको मुस्लिम देखने को मिलेगा, लेकिन नीचे का आपको हिंदू साम्राज्य एंड तक देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि लोधी जब आता है, लोधी कौन था, ये बहलोल लोधी है। अब यहाँ पे एक खास बात समझने वाली ये है कि ये कौन थे जो लोधी। अभी तक मैं आपको अलग अलग लोग के बारे में बताता रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने जितने भी पीछे वाले बताए, सिर्फ सैयद को छोड़ के वो सारे के सारे क्या थे, तुगलक तक जो थे वो टर्क्स थे, अपने आप को टर्की का बोलते थे। लेकिन वहीं पे अगर मैं सैयद की बात करता हूं तो वो अपने आप को बोलते थे अरब का बोलते थे, अरब कंट्रीज। जैसे आज देखिए यूएई हो गया, दुबई हो गया, ये सारे अरब कंट्रीज हैं। तो इसके बाद अगर हम दूसरा देखते हैं कि जो ये लोधीज हैं ये अपने आप को कहां से बोलते थे, तो ये जो है ये एक ट्राइब है। कहां पे है ये ट्राइब, अफगानिस्तान के अंदर एक ट्राइब है, ठीक है। वहां से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। क्या कहूं इनको मैं, अफगान थे, ठीक है, अफगान थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मेरे को एक सेकंड दीजिए बस, एक सेकंड, मेरा फोन वगैरह कहां गया, मेरे को कुछ अर्जेंट था, पता नहीं कहां रख दिया मैंने फोन, ही पता नहीं कहां रख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझना, अगर कोई पूछ ले आपसे पेपर में कि फर्स्ट अफगान एम्पायर कहां पे किसका बनता है, तो ये जो है ये फर्स्ट अफगान एम्पायर है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्त। पहला अफगान एम्पायर यहां पे बनेगा, बहलोल लोधी बनाएगा इसको। और दूसरा अफगान एम्पायर अगर कोई पूछ ले तो आप बताएंगे कि शेर शाह सूरी इसको बनवाएगा, ठीक है। वो मुगल के टाइम पे आएगा, हुमायूं का कंटेम्परेरी है, हुमायूं वगैरह सबको हरा देता है उस टाइम पे और खुद बैठ जाता है गद्दी पे। बट आपको ये समझना दो अफगान एम्पायर यहां पे बन रहे हैं। अब एक्चुअली मैं क्यों ये सब बता रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अगर वो पेपर में पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला अरबी बादशाह कौन सा था तो आप बता सकते हैं ना, या फिर ये पूछेगा कि बताओ पहला टर्क बादशाह कौन सा था, ये आप बता सकते हैं, या फिर ये पूछेगा पहला अफगान बादशाह बताओ कौन सा है, तो आप बता सकते हैं ना। तो पहला अफगान बादशाह अगर दिल्ली सल्तनत का होगा तो बहलोल लोधी होगा, ये आप कंफ्यूज मत करना, है ना। तो ही इज द फर्स्ट अफगान, फर्स्ट अफगान सुल्तान। कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, इसलिए मैं ये सब फालतू की बकवास यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। नोट अफगान लिखा है, कहाँ लिखा अफगान, अबे ये नोट लिख रहा है तुम्हें, फर्स्ट है यार, क्या हो गया बच्चों तुम्हें, ये फर्स्ट है भाई, फर्स्ट होता है ये। नोट कहाँ से हो गया, किसने लिखा है नोट, कहाँ पे, मेरे को दिख नहीं रहा, कहाँ लिख दिया, पता नहीं क्या देख रहे हो आप। एनीवेज ये हो गया। अब देखो कि इसी के टाइम में क्या होता है, अब देखो इसने पूरा पूरा एम्पायर को सुगठित करने का काम तो करना ही है और कुछ कुछ एरियाज को भी कैप्चर करने का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो कि लोधीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता कहाँ की है, जौनपुर में बैठी शर्की डायनेस्टी। ये शर्की नहीं है, शर्की है, ठीक है, शर्की। तो ये जो है आप समझना जौनपुर कहाँ, ये रहा। तो लोधीज के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है जौनपुर की शर्की डायनेस्टी, ये यहाँ पे हमला करके दिल्ली का तख्त हासिल करना चाह रही है। तो ये शर्की डायनेस्टी के साथ जो है दिल्ली को जो है बेसिकली यहाँ पे कहीं दिल्ली सल्तनत को जो है बहुत ज्यादा घमासान करना पड़ता है। और बहलोल लोधी का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि किसी तरह से शर्की वालों को जो हरा दिया, शर्की डायनेस्टी को हरा दिया जाए। पेपर में शर्की डायनेस्टी के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। उसका कारण यही है कि क्योंकि जौनपुर साथ में लग रहा है ना, यहाँ के शर्की रूलर है और पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर है, उनकी फ्यूडेटरी है और उन्हीं के ऊपर जो चढ़ाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कब्जा करना है दिल्ली को किसी भी तरीके से। बहलोल लोधी को हटा के खुद भी तो बैठ सकते हैं, वो है क्या था, गवर्नर ही तो था भाई। जब उससे पहले दिन बादशाह टू बैठ रहे हैं ना, टू तो फिर ये सोचते हैं कि हम तो ताकतवर हैं, हम भी बैठ जाते जाके, हटाओ इसको फ्यूडेटरी को, इससे कहीं ज्यादा पावर तो हमारे पास है। तो यहाँ पे भी बहुत घमासान होता है, लेकिन अल्टीमेटली बहलोल लोधी जो है वो एक तगड़ा इंसान है ना, आपको पता है कि इतना ईजी नहीं है उसको अपने अंडर करना, तो वो इनको हरा देता है। तो यहाँ पे जो है पावर का फिर से बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला काम जो है इसने अपनी ही सल्तनत को बचाने का किया, अपनी ही इंटरनल जो है पूरे के पूरे कलेश से। ये इसके पास एक चैलेंज था। क्या बोल रहे हैं, क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा, आ जाएगा, कहने आपका बुक तो जबरदस्त है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, डन। अब आप देखिए कि इसके अंदर देखो एक और चीज इसने की, इसको पता था कि जब भी मैं सल्तनत में बैठूंगा तो दो तीन काम मेरे को करने बेहद जरूरी है। आप देखो कि अपने आप को बचा तो लिया बाकियों के बाहरी अटैक से, लेकिन अब बादशाह के पास दूसरा कौन सा काम होता है? अपने आप को बचाना। अपने आप को बचाने के लिए किससे बचाना है? आपके आसपास जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उन्हीं से ही आपको सावधान होना है, क्योंकि जो बेवकूफ है वो आपका नुकसान इतना नहीं कर पाएगा, इंटेलिजेंट बंदा जो आपका नुकसान भी कर जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसके जो नोबल्स हैं, यानी कि नोबल्स मतलब कि इसके मंत्री हैं या कोई भी सेनापति वगैरह, कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तख्ता पलट करते और इसको मार के खुद गद्दी पे बैठ जाए। यू नेवर नो, बादशाह को किसी पे बिलीव नहीं करना है ना, किंगशिप नोज नो किंगशिप, राजा का कोई दोस्त नहीं है, है ना। अब कल को उसी का सेनापति आके उसका धड़ से अलग कर दे, उसे पता भी ना लगे। तो इस वजह से इसको अब उनको भी सेट में लाना है। कैसे सेट में लाएगा? इसने बहुत शानदार चीज की, इसने बोला कि भैया एक चटाई मंगाई जाए। चटाई मंगा ली भाई साहब, है ना। पहले के बादशाह कहां पे बैठते थे? बादशाह यूं तख्त पे बैठते थे आराम से मजे से, है ना, और हुक्म चलाते थे। इसने क्या बोला कि तख्त को छोड़ो, तख्त को छोड़ो, मैं चटाई पे बैठूंगा। बताओ, ये नान खटाई बैठ गया, चटाई है, चटाई पे बैठ गया और इधर बिठा लिया नोबल। ऐसा लग रहा है कि वो जो सरकारी स्कूल में जो कक्षा नहीं होती थी वैसी चल रही है यहाँ पे, है। वो डंडा लेके टीचर जो है, बताओ पहाड़ा सुना, तू दो का पहाड़ा सुना, है। उधर से लौंडा बोलेगा नहीं दो का तो मैं सुना देता हूं, इस वाले से तो चार का सुनो, है। और मेरे को तो अभी भी याद है बचपन में ना, हमने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, तो बड़ा मुश्किल होता था। 13 का पहाड़ा नहीं याद होता था यार, 13 के पहाड़े में बहुत समस्या आती थी। 10 तक तो फिर भी जैसे याद कर लेते थे, 11 का भी बहुत आसान है, 12 का भी होता था, 13 का नहीं होता था भाई। तुम भी बताओ कौन सा पहाड़ा याद नहीं होता था। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश की, यानी कि एक फीलिंग दे रहा था ओलिगार्ची वाली। कौन सी फीलिंग दे रहा था? ओलिगार्ची वाली, यानी कि कहने का मतलब है सबको बोला था कि हम सब मिलके ये पूरे एम्पायर को चला रहे हैं, है ना। जैसे आप समझिए कि भारत के कैबिनेट मिनिस्ट्री है, सारी सबको पावर डिवाइडेड है और सबको मिलके जो है कोशिश करें कि हां हम पूरे एक साथ मिलके जो पूरे भारत देश को चला रहे हैं, वैसा करके सबको थोड़ा-थोड़ा ऑटोनॉमी दे रखी थी। इसको इस एरिया के दे दी, उसको उस एरिया के दे दी और आपस में मिलजुल के जो है इनकी सलाह को एक फील दे रहा है, मतलब बंदे को फील दे रहा है कि हां हां तुम्हारी भी सुन रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी चला रहा हूं। तो फिर जब सबकी ही सुनी जा रही है तो इसका मतलब इनको सबको ये फील होगा कि भैया हम सब तो एक ग्रुप है ना। तो हम सब ग्रुप में जब सब चला रहे हैं तो फिर एक दूसरे को मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये इस आदमी की सोच है, बहुत तगड़ी सोच है, ठीक है। तो ओलिगार्ची वाला एक फील दे दिया यहां पे। अब दूसरी फील क्या दे रहा है? इसको पता है कि अब इसके लिए खतरा दूसरे कौन है? धन्ना सेठ। दो ही लोग खतरा हो सकते हैं, एक तो जो हायर पोजीशन पे, दूसरा पैसे वाला। अब पैसे वाले के पास इतने पैसे हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी भड़का सकता है कि नहीं इसको मार, इसकी गर्दन को कट देनी चाहिए, तेरे को मैं गद्दी पे बैठाऊंगा, पैसे अपने पास बहुत है ना। उस टाइम पे अंबानी अडानी मान लीजिए। अब उन अंबानी अडानी को कब्जे में कैसे किया जाए? तो आते ही भाई साहब ने क्या किया, मोदी जी वाला पैतरा बना लिया, डिमोनेटाइजेशन। इसने भी क्या किया, मोदी जी की तरह कर दी डिमोनेटाइजेशन। बोलता है कि जिसके पास जितने भी पैसे हैं मेरे एम्पायर के अंदर वो आज से इनवैलिड होते हैं, 500 1000 2000 जितने भी नोट है सब खत्म। मित्रों आज रात को 12 बजे से सारे के सारे नोट डिमोनेटाइज्ड। अब अगर तुम्हें नए नोट चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। अब दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी भाई। अब दिक्कत क्या होगी कि इसने करेंसी ही चेंज कर दी भाई साहब ने, और ये तुगलक की तरह नहीं था कि नॉनसेंस की कुछ भी करेंसी बना दी। इसने अपना सिक्का बनाया बहलोली कॉइन। अब जितने भी लोग हैं इसकी करेंसी लेने आएंगे क्योंकि मार्केट में तो दूसरी करेंसी चलेगी ही नहीं। तो जितने लोग के पास गोल्ड है, जिसके पास सिल्वर है, वो सब देना पड़ेगा बादशाह को। और वो जो एक नकली करेंसी जिसको टोकन करेंसी आप बोल सकते हैं वो ये देगा। इससे क्या हुआ कि रियल वाला जो पैसा है, रियल गोल्ड रियल सिल्वर इसके पास आ रहा है और जो टोकन करेंसी है वो जनता के पास जा रही है और जनता के अंदर जो टोकन करेंसी चल रही है। आज भी देखिए आज भारत के अंदर यही हो रहा है कि एक 2000 का नोट 500 का नोट वो क्या है, ये एक पेपर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू जो गोल्ड में गवर्नमेंट के पास पड़ी है वही तो वैल्यू है असली में। तो यानी कि गवर्नमेंट के पास ही है सब कुछ। तो ये तो सिर्फ एक विश्वास है और कुछ नहीं है। तो इस आदमी ने गेम खेली और उनका रियल पैसा जो अपने पास रख लिया और मार्केट में क्या चला रहा है भाई साहब, ये सिक्के चला रहा है। तो ये किसने कब्जे में कर लिया, यानी सोच अच्छी है भाई, समझदार इंसान है, ऐसा नहीं कि लुंजू पुंजू है। कहानी समझ आ रही है तुम्हें? क्या बफरिंग हो रही है, क्या हो रहा है? बाकियों की भी बफरिंग हो रही है, एक बार बता दीजिए आप, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बफरिंग हो रही है, बढ़िया नेट चला रखा है, ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं। फिर फर्स्ट अफगानी सुल्तान जो है, अगर कोई पूछेगा तो बहलोल लोधी ही हो जाएगा। ये टर्क नहीं था, ये आप ध्यान रखना, मैंने साफ-साफ शब्दों में लिखा है ना। ये देखो अर्ली, ये देखो जितने भी लोग कह रहे थे ना कि नोट मैंने शायद इसको बोलोगे कि किताब में पूरा तो पढ़ना नहीं होता है। कई लोग जो है क्या करते हैं, उनको बस क्रिटिक्स की तरफ उनका दिमाग उतना ही होता है कि वो क्रिटिक्स करते हैं, है ना। तो मेरे को कुछ लोग जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज भी एक चीज करते थे कि आपने गलत लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया नोट अफगान। भाई तुम अगर सेंटेंस को बीच में से पढ़ोगे तो तुम्हें गलती लगेगा सब कुछ, लेकिन सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो सब सही लगेगा, है ना। हाहाकार मचा देते कि किताब में गलती हो, किताब में, और जब मैं किताब में देखता हूं गलती नहीं दिखती मेरे को, है ना। 0.0001% मिस्टेक होती है तो पता ही नहीं लगता कोई कोई निकाल। बेचारे लोग पेन घिसा घिसा के देख रहे हैं कि किताब में कहीं से कोई गलती निकला है, कहां से निकालोगे गलती तो है ही नहीं, तो है ना। कोई रेयर केस में निकल जाए, वंस इन ब्लू मून वाली बात है। तो ये देखो आधी लाइन पढ़ते हैं कि नोट अफगान, कहते आपने तो भैया बहलोल लोधी नोट अफगान बोल दिया जबकि ये तो अफगानी था। पूरी लाइन पढ़ो, अर्ली रूलर्स की बात हो रही है भाई। अर्ली रूलर का मतलब है कि इससे पहले जितने भी रूलर थे वो खुद को टर्क बोल रहे थे, और टर्क ही क्या, सैयद वाले तो अरब बोल रहे थे खुद को, है ना। अरब और टर्क थे वो। तो ये जो है वही मैंने आपको बताया कि वो लोग जो है अफगान नहीं थे, उनके बारे में बात हो रही है कि अर्ली रूलर्स जो वो अफगान नहीं थे, ये पहला अफगानी था, ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ही डिफीटेड सुल्तान हुसैन ऑफ शर्की डायनेस्टी, ये तो मैंने आपको बता दिया। और किस टाइम पीरियड में हराया है, तो 1479 एडी में हराया है शर्की डायनेस्टी वाले को, या ध्यान में रखना। और कौन कहां पे था, ये जौनपुर की सल्तनत, अभी तो समझा के रहा हूं पूरे मैप के अंदर, जौनपुर वाले दिल्ली में हमला कर रहे हैं कि हम बैठते हैं दिल्ली पे। और ये जो जौनपुर वाली सल्तनत है पूरी की पूरी शर्की डायनेस्टी, इसका फाउंडर कोई पूछा आपको तो ख्वाजा जहां है, ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। पूछा वैसे उन्होंने शर्की डायनेस्टी के ही बारे में था, लेकिन मैंने 4-5 पॉइंट आपको मेन बता दिए हैं। शर्की डायनेस्टी के फाउंडर बोलेगा तो ख्वाजा जहां मलिक सरवर, ये मेन इनका फाउंडर होगा, जिसने 1394 में जो है इसको फाउंड किया था। कहानी आपको मोटी-मोटी मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई होगी कि क्या है। और डिमोनेटाइजेशन तो कर रही है और बहलोली कॉइन को चला रहा है। उसके बाद ये कोशिश करता है कि जो नीचे के एरिया इससे अलग हो गए हैं, देखो मालवा के साथ तो मालवा को जीत लिया था, अब नीचे की पूरी कोशिश करेगा कि जीत ले हर हाल में। और ये कोशिश करता है कि दिल्ली सल्तनत को जो है ग्वालियर के अराउंड तक एक्सपेंड कर दिया जाए और कुछ भाग जो है दक्कन के भी अपने अंदर ले लेता है। और ग्वालियर कहां पड़ रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ रहा है, यानी मोटा-मोटा मालवा का रीजन, मालवा का मतलब है मध्य भारत, ठीक है। ये हिंदी में लिखते पढ़ लेना भाई। आगे इसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर हमारे लिए जो इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसने शुरुआत की लेकिन पीक पे कौन लेके जा रहा है, सिकंदर लोधी लेके जा रहा है। और ये सिकंदर लोधी का जो है भैया नाम असली में सिकंदर लोधी है ही नहीं है, इसका नाम जो है वो निजाम खान है। ये आप ध्यान रखना, इसी का बेटा है ना लोधी का ही, बहलोल का। तो निजाम खान इसका नाम है, पेपर में एक बार पूछ लिया गया था कि इसका असली नाम बताओ, बच्चों को असली नाम नहीं पता था, उन्होंने नाम ही सिकंदर लोधी याद कर रखा था। तो कैसे करोगे आप, सीधा ऊपर लिख दीजिए। और इसका टाइम पीरियड सबका याद होना चाहिए, 1489 से 1517 के आसपास का टाइम है, बहुत लंबा खासा राज कर गया, मोटा-मोटी 30 साल के आसपास। तो अच्छा है ना। और इसके बाद इसने खुद को एक टाइटल दे रखा है शाही का। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने सैयद में पढ़ाया था तो मुबारक शाह था, वो शाह का टाइटल दे रहा है, ये शाही का टाइटल दे रहा है, दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। इसके बाद इसने एक लैंड यूनिट इंट्रोड्यूस की जिसका नाम इसने रखा गजे सिकंदरी। आप देखिए कि आज जो जमीन को आप मापते हैं तो आपके पास बहुत सारे पैमाने हैं। अगर आप मध्य भारत में जाएंगे, मध्य प्रदेश वगैरह के एरिया में स्क्वायर फीट से नापते हैं, वहीं पे आप पंजाब वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में जाएंगे तो गज से मापते हैं, यूपी वाले के ऊपर नॉर्थ वाले यूपी में जाएंगे तो गज से मापते हैं, नीचे वाले में हो सकता है स्क्वायर फीट से मापते हैं। तो हेक्टेयर से मापने जमीन को, कोई किले से माप रहा है, कोई मुरब्बे से माप रहा है। तो इसने एक पैमाना रखा था गज वाला, तो गजे सिकंदरी है। ये आपको ध्यान रखना कि गजे सिकंदरी इसी ने बनाई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखो कि इसके अलावा इसने एक आगरा सिटी का निर्माण करवाया। लोगों को लगता है कि शायद आगरा का लेना देना सिर्फ अकबर से है और लोग अक्सर जो कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में अकबर को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि आगरा फोर्ट की बात नहीं हो रही है, आगरा फोर्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। वो अकबर ने अपनी कैपिटल बनाई थी, आगरा फोर्ट बनवाया, वो एक अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो मुगल्स के टाइम की बात है। लेकिन आगरा सिटी शहर किसने बसाया भाई आगरा का, तो वो आपको ध्यान रखना 1504 के अंदर जो सिकंदर लोधी या निजाम खान जो है वही उसको बसा रहा है। इसके बाद आप देखिए कि बादशाह के अलग-अलग शौक होते थे और लड़कियों वाला नाम रखना तो इनको बहुत पसंद था, है ना। आपको पता नहीं इनके अंदर की क्या ऐसी फीलिंग जागती थी ना कि वो देखो खिलजी को देखो, वो भी ऐसी हरकतें करता था। चलो उसने तो लड़कों वाली कर लेता है ना, उसका तो पता ही नहीं लग रहा कि वो है कौन सा सेक्स, है ना, उसका समझ नहीं आ रहा है। कभी वो गफूर से लग रहा है, कभी वो दो बीवियां रखा, उसका पता ही नहीं लग रहा है। और ऐसे इसका भी भाई देखो ये क्या नाम रखता है गुल्लू की, बताओ भाई कुछ और रख लेता है ना, ये क्या नाम होता है गुल्लू की। तो चलो इस गुल्लू के बारे में भी बात कर लेते हैं, अगर कोई इसका नाम पूछ ले तो इसका नाम तो गुल्लू, गुल्लू की, ठीक है। और
इस भाई को अलग ही शौक चढ़ रहे हैं। अब गुरु की नाम तो है, अब दूसरा क्या करता था, शहनाई बजाता था, पे 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 करके नहीं होती जो शहनाई, वो इसको बजाने का बहुत शौक था। लोग इसकी बजाते होंगे, ये शहनाई बजाता होगा, चलो जो भी आपने दर्शन शहनाई के थ्रू बाहर निकालता होगा। अब इसके अलावा आप देखिए कि इसने अगर इनकी मेन अचीवमेंट्स में लोधी डायनेस्टी बोलूंगा तो ये डबल डोम स्ट्रक्चर बनवाते थे, हर चीज में डबल डोम होते थे। ये पेपर में पूछा गया, बहुत सारी बात पूछा गया कि डबल डोम स्ट्रक्चर जो है ना वो कौन सी डायनेस्टी के अंदर जो है बनवाए जाते थे, तो लोधी डायनेस्टी के अंदर या दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी में जो डबल डोम स्ट्रक्चर होते थे। और इन्हीं में से एक एग्जांपल है मोट की मस्जिद। ये मोट नहीं लिखा है, मोट लिखा है भाई साहब, उल्टा पुल्टा मत समझ लेना है ना, लोग यहाँ पे बहुत भरे हुए लोगों ने बताया है ना, तो उल्टे पुल्टी चीजें ज्यादा समझते हैं कि ये कुछ और लिखा हुआ है, मोट है भाई, है ना, दाल मोट खाई है वैसे वाला, ये डबल डोम स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ लिया जाएगा कई बार पेपर में कि ये किस किस कंटेम्परेरी था, तो ये सिकंदर लोधी जो है ना, एक तो ये मोहम्मद बेगरा जो कि गुजरात से था ना, इसका तो नाम में ही बेगरा है, इसको निकाल दिया था घर से, और दूसरा है राणा सांगा। तो ये इन दोनों के कंटेम्परेरी है। क्या हुआ, क्या हंस क्यों रहे भाई है? बिल्कुल बिल्कुल, चलो हंसने लगे यहाँ पे, है ना, सब पता है मेरे को कहाँ चल रहे हैं, सब हालत तुम्हारी पता है मेरे को, है ना, यही एंटरटेनमेंट तो तुम्हें चाहिए होता है जो तुम लेने के लिए शाम को आ जाते हो, लाइन में लग जाते हैं सब, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, क्या क्या तुम्हें दे दूं, है उल्टी पुल्टी चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती है। चलो कोई बात नहीं। तो राणा सांगा हालांकि आप देखिए कि आगे जो है बाबर के भी कंटेम्परेरी होंगे, तो इसके बाद आपको पता है कि लगभग बाबर का भी टाइम आने ही वाला है, क्योंकि बाबर हमला करेगा, लोधी डायनेस्टी का नाश करेगा। तो आप देखो कि इसके बाद जो अगला रूलर भी इवन आएगा, तो वो भी बहुत ऐसा नहीं है कि तगड़ा है या बहुत ही लंबे समय तक करेगा, इब्राहिम की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो जब इसने आगरा सिटी का निर्माण करवाया तो ये अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट करेगा ना, आगरा सिटी किस लिए बनवा रहे हैं, नए शहर किस लिए बनाया जाता है, ताकि बादशाह वहां पे जाकर रहे, है ना, सुंदर अपने हिसाब से शहर बनवा लिया। अब अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से आगरा में शिफ्ट करता है 1506 के अंदर। आप देखो जबकि ये 1504 में एस्टैब्लिश कर रहा है, 1504 में जो है वो बना लिया, और शिफ्ट जो किया वो 1506 में किया, आपको ध्यान रखना है। अब ये कंटेम्परेरी का मैंने बता दिया कि राणा सांगा जो है ये महाराणा प्रताप के, आप समझिए कि महाराणा प्रताप इन्हीं के वंशज है, राणा सांगा की लाइन से महाराणा प्रताप। ठीक है, अब देखो कि इसने जो है ना ज़कात और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो है ग्रेन्स के ऊपर लगती है उसको एबॉलिश कर दिया। और ज़कात मैं आपको बता दूं, ये जजिया की बात नहीं हो रही है, ज़कात की बात हो रही है, और ज़कात जो है एक्स्ट्रा टैक्स से लिया जाता है, मुस्लिम से लिया जाता है, ना कि हिंदू से। हिंदू से तो जजिया लिया जाता था, तो ये जो है हिंदू के लिए नहीं कर रहा है, ये ज़कात की बात कर रहा है ना। ज़कात और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो ग्रेन्स के ऊपर, फसलों के ऊपर लगती थी, वो इसने हटा दी भाई, तो मतलब एक तरह से मुस्लिम के ऊपर जो है दया भावना दिखा रहा है। लेकिन वहीं पे आप देखिए क्या किया भाई ने, री इंपोज दी जजिया, बीच में जैसे मान लो कि जजिया हट गया होगा, इस भाई ने फिर से जो है जजिया ठोक दिया। कहने का मतलब ये है कि कट्टरता है इसके अंदर, बर्बरता है, ऐसा नहीं कि ये सबको इक्वल समझ रहा है ना, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं होना है तो फिर देते रहो, ये लो ये है तुम्हारे पास। तो कुल मिला के इस तरीके से जो है ये दिल्ली से जो है आगरा शिफ्ट कर लेता है, वो तो मैंने बता दिया। चलो ये हिंदी वालों को लिख दिया, हिंदी वाले पढ़ लेंगे इसको। अब देखो आखिरी का जो इनका रूलर है इब्राहिम आ रहा है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो 1517 से 1526 के आसपास तक आ रहा है, और लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का बोला जाएगा, और सबसे बदतमीज रूलर भी इसी को बोला जाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा दिमाग खराब करता था, अपने जितने भी बंदे थे ना सब नोबल्स को दुखी करके रखता था। जबकि देखिए बहलोल लोधी को इतने टैक्ट था कि नोबल्स को जो है ना दिमाग की नहीं करनी है, ये आदमी सबकी दिमाग की नहीं करके रखता था। अब वहीं पे देखो कि जो लाहौर वाली साइड में अगर हम देखते हैं तो इस वाली साइड में कौन बैठा है, दौलत खान लोधी। अब और यहाँ दिल्ली में कौन बैठा है, इब्राहिम लोधी। अब ये इसी का कजन है दौलत लोधी, है ना, या फिर आप कह लीजिए किसी का एक नोबल है। अब ये जो है मेन काम जो है इस तरह पूरा टैक्स कलेक्शन का दौलत लोधी का है, लेकिन अब ये आदमी जो है ये संतुष्ट नहीं है ना, ये भैया इसको बेइज्जती करने की आदत है अपने नोबल्स की। तो ये दौलत लोधी को जो है बहुत सुनाता पिटता रहता है, ऐसे समझिए कि अच्छा पिछले साल तो इतना दिया था, इस साल इतना क्यों हुआ, तारी ऐसी की तैसी है ना, तेरे को तो मैं बताऊंगा, आज तू जरा तेरे को यहाँ पे पहुंच के तेरे को जब तेरे मैं गुस्से मारूंगा ना तब तेरे को पता लगेगा, अगली बार जो है दूसरा लुगा देता है ना। तो वो जो ऐसी बातें जब गुस्से कर रहा था तो दौलत लोधी को पसंद नहीं आ रही थी कि ये कल का लौंडा आके मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेरे सामने बेइज्जती कर रहा है सबकी, इसको तो मैं बताऊंगा। तो दौलत लोधी जो है ना यहाँ पे भाई साहब किसको संदेश भेज देता है, दौलत लोधी जो है उधर बैठा अफगानिस्तान में कौन है, बाबर बैठा हुआ है, और बाबर तो भैया इंतजार में है कि कहीं ना कहीं उसका किसी तरीके से दाल गल जाए, तो हम मुगल में पढ़ेंगे पूरे पूरे कि कैसे क्या खेल होता है बाबर के साथ, बाबर की कहानी यहाँ नहीं लेके आ रहा हूं। तो अब बाबर को संदेश भेज रहा है, और सिर्फ यही आदमी बाबर को संदेश नहीं भेज रहा है, राणा सांगा जो अभी मैंने बताया मेवाड़ के राजा है वो भी बाबर को संदेश भेज रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि भैया किस तरीके से यहाँ पे पूरे भारत को जो है अपने कब्जे में ले लिया जाए, या फिर आप कहिए कि यहाँ पे पूरा हिंदू शासन बन जाए। और ये जो मैं बता रहा हूँ बैटल ऑफ पानीपत है ना, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है, क्योंकि आप सोचो कि अगर ये जो है बाबर यहाँ पे लूटपाट करके चला जाता ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पूरा हिंदू साम्राज्य हो जाता, राणा सांगा लगभग सबको ही अपने अंडर ले लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो एक अलग बात है। तो बाबर को संदेश भेजते हैं, बाबर अपने झोले बिस्तर उठा के, है ना, जो उसके हाथ में था सब ले आता है, लट घुसे हैं जितनी चीज लेके आ सकते हैं। और तुलुगमा और अराबा के बारे में तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि वो कौन कौन सी टेक्निक थी जो बाबर एकदम एडवांस टेक्निक लेके आया, और इब्राहिम के पास कुछ खास था नहीं, ये भाई घोड़े के ऊपर बैठ बैठ के लड़ जाता है ना, घोड़े के मारे दो पिछवाड़े पे चल थोड़ा सा तेज, और उसी के सहारे लड़ रहा है, लेकिन वहां बाबर जो नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां आके कहीं ना कहीं जो ये पीछे पड़ जाता है इसके बाबर। 1526 एडी में जो पहला युद्ध होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसके अंदर जो है लोधी की हार होती है, और बाबर जो है यहाँ पे आके गद्दी पे बैठ जाता है। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम अगले जो मुगल एम्पायर के अंदर कवर करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात ये कि ये हो गया। अब देखो पानीपत की बात जब हम करते हैं तो तीन बैटल में तीनों ही यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहला बैटल भी एक डिसाइडिंग फैक्टर था, और इसी के बारे में इस बार पेपर के अंदर मेंस के अंदर क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। उसने बोला कि पानीपत का जो बैटल है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर था, डिसीसिव फैक्टर था, दिल्ली सल्तनत को पलटने में पहली स्टेटमेंट दे दी, और नीचे रीजनिंग में दे दिया कि इस पानीपत के बैटल की वजह से जो है भारत के अंदर एक नए लोग आए जो कि मुगल कहलाए, और उन्होंने जो है कब्जा करना शुरू कर दिया। अब ये देखो दो असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे दिए गए जब मेंस के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत के बैटल में थे कौन-कौन। तो ये तीन बैटल तीनों पता होनी चाहिए, सिर्फ यहीं तक बात नहीं बनेगी, आपको तीनों ही पता होनी चाहिए, असर्शन रीजनिंग में तीनों के बारे में ही आ सकता है। तो ये पहले का तो आगे हमें समझ में आ गया कि बाबर के आते मुगल आ गए हैं, वो बिल्कुल सही था, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी थी। लेकिन वहीं पे जब मैं इसकी बात करता हूं कि सेकंड बैटल की, तो ये 1556 एडी का है, इसमें किसके बीच में बैटल होता है, अकबर और हेमू के बीच में। ये अगेन एक डिसीसिव बैटल होता है, अगर यहाँ पे हेमू जीत जाता तो अगेन जो है हिंदू साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो जाता, अगेन जो है यहाँ पे नहीं हो पाता है। फिर तीसरा बैटल जो होता है आप देखिए कि फिर वही हाल हो रहा है यहाँ पे, तीसरा बैटल जो हो रहा है पानीपत का वो किसके साथ हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है अब्दाली के और मराठाओं के बीच में। और मराठा तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पिकनिक मनाने आ रखे हैं ना, सब बीवी बच्चों को लेकर आ रखे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, इनको लग रहा था कि भैया शाम तक तो हम सब निपटा देंगे और अब्दाली जो झोले बिस्तर लेके चला जाएगा, लेकिन अब्दाली भी पूरी तैयारी के साथ आ रखा है भाई साहब, वो दिन का रसद तक राशन पानी तक बंद कर देता है, और यहाँ पे इनकी पिकनिक का अच्छा मनाता है, चुन चुन के मारा था, है ना। तो इतना बुरा हाल जो है अब्दाली का कर देता है। हालांकि अब्दाली का खुद का भी बहुत ज्यादा उसमें नाश होता है, ऐसा नहीं है, उसके भी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा खराब होते हैं। और जो वो मूवी में दिखाया गया कि अब्दाली उसके बाद भारत ही नहीं आया, ये झूठ बात है, मूवी के अंदर गलत दिखाया गया। अब्दाली उसके बाद कई बार भारत आया, और उस टाइम पे जो है उसका मुकाबला सिखों ने किया था, कम से कम 30-40 हजार सिखों ने अपनी जान गंवाई थी, इतने ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया है अब्दाली ने, उनको चुन चुन के मारा है, ठीक है, जंगलों तक जला दिया है, पूरा ऐसी कैंपेन्स भी हुए। तो कुल मिला के बात जिसको घल्लू खरा का नाम भी दिया जाता है, तो मैंने पंजाब वाली हिस्ट्री में पूरा पढ़ा रखा है। बट ये तीन बैटल होते हैं, अगर कोई पूछ ही ले कि आप देखो कि मराठाओं ने तो भैया वही है ना अटक से कटक वाला जो पूरा इनको करना था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या हाल चल रहा है। एनीवेज अब यहाँ पे ये तीन बैटल जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर टॉम की बात करेगा इब्राहिम लोधी की, तो वो पानीपत के अंदर है, पानीपत तो तारे ने बेरा ही होगा कि पानीपत खड़े है हरियाणा वाले हो, बेरा काम ने मैंने बताने की जरूरत हो ना। चलो अब देखो कि मेन मैंने बता दिया कि लोधी वंश खत्म होता है और उसके बाद मुगल आ जाएंगे, तो कायदे से मेन चीज तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इनके बारे में एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे इनकी टैक्सेशन पॉलिसीज या इनके अंदर जो इनके जो नोबल्स थे उनको क्या क्या बोला जाता था, वो सब भी देख लेते हैं जो पेपर में आ सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। पिकनिक पे पिटाई हो रही थी, बिल्कुल सही बात है, पिकनिक पे पिटाई हुई है उनकी, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। उसके बाद तो भैया पूरा मराठा साम्राज्य गिर गया है, सच बात बता रहा हूं, रियल में मराठा साम्राज्य गिर गया उस युद्ध के बाद। मैं बताऊं तो मेन में तो मराठा साम्राज्य वहीं पे घायल हुई है, तो रह क्या गया उसके बाद मराठा में, उसके बाद तो ग्रह क्लेश रह गया था, ग्रह युद्ध जिसको बोलते हैं ना कि पूरे घर के अंदर ही मराठाओं के अंदर आपस में युद्ध चल रहा है कि मैं राजा बनूंगा, मैं ये सब चल रहा है वहां पे, नहीं तो फिर अंग्रेज ने अगर ऐसा ना होता। चलिए ये अलग अलग टैक्सेस है जो दिल्ली सल्तनत वालों ने इस्तेमाल किए टाइम में। उस तरफ क्या होता है, 5 से 10% टैक्स लगता था, और ये मुस्लिम से लिया करते थे, आपको ध्यान रखना। फिर खराज जो है वो होता था मुस्लिम बहुत हो गया है ना।
1/2 तो मोटा-मोटा 50% ही हो गया, जबकि आप देखिए कि मुस्लिम से जो लिया जा रहा है फसलों के ऊपर, स्पेशली कल्टीवेशन के ऊपर, ठीक है? ये कल्टीवेशन के हैं, कल्टीवेशन के ये दोनों। अब देखो जो फसल के ऊपर है, मुस्लिम से तो वितरण कम लिया जाएगा, है ना? उसको तो ग्रो करेंगे, और यहाँ पे जो है दूसरे जो है धर्मों के या हिंदू वगैरह हैं जो उनसे इतना लिया जाएगा उठा के, आप देखो कितना ज़्यादा लिया जा रहा है नॉन मुस्लिम से। तो ये जो है ना एक इम्पार्शियल चीज़ हमें हमेशा देखने को मिली, जबकि आप देखिए कि किसी भी हिंदू साम्राज्य में हमें ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है कि नहीं मुस्लिम को अलग टैक्स दे रहे हैं, हिंदू को अलग दे रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन शुरू कौन कर रहा है भाई, है ना? डिस्क्रिमिनेशन शुरू तो यही कर रहा है ना, है ना? तो फिर वही वाली बात है कि अब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसीलिए और ये भी तो फैक्टर आता है फिर सारा का सारा कि वही है कि जो लोग सेट करते हैं फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही होता है ना? अब मान लो कि एससी एसटी है, अब उनके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आज वो उसका लुत्फ उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं? कोटा रिजर्वेशन। तो बात वही है कि या तो आप पूरा पूरा समाज किसी के लिए करिए मत ऐसे, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो आज आप कर रहे हैं वो आपके जो आगे जो आने वाली फ्यूचर है उनको भोगना पड़ेगा, वही वाली बात है ना? बाप दादाओं का किया बच्चों को भोगना पड़ रहा है, वही वाली कहानी है यहाँ पे सारी की सारी। एनीवेज खम्स की बात करते हैं तो 1/5 जो होता है लूट किया है, जैसे सुल्तान के साथ मशीनरी चले जाते थे, योद्धा चले जाते थे, वो ट्राइब वाले, और वो लूटपाट करते थे और उसके बाद वहां से लूटते थे। अब लूटे हुए धन में से भी आपको 20% जो बादशाह को देना है, 1/5 मतलब 20%। फिर एक है ज़कात, ज़कात 2 से 2.5% रिलीजियस टैक्स होता है कि मुस्लिम धर्म की प्रोपगेशन के लिए, मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए जो ज़कात का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये था 2 से 2.5%। जबकि वही चीज देखिए दूसरे में कि जजिया लिया जा रहा है, जजिया लिया जा रहा है 10%, ये भी रिलीजियस टैक्स है नॉन मुस्लिम से। भाई मुस्लिम धर्म की स्थापना के लिए, उनके ग्रो करने के लिए आपका ही बादशाह बैठा हुआ है और यहाँ से 10% ले रहा है, क्या ये एक डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज नहीं है? देखो जहाँ पे उनकी तारीफ करनी चाहिए मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जहाँ पे उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, कटाक्ष करना चाहिए, मैं उनका भी कटाक्ष कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वहीं पे कोई हिंदू साम्राज्य का एम्पायर का कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है तो उसकी भी कटाक्ष किया, ऐसा नहीं कि मैंने सबका कटाक्ष नहीं किया, लेकिन ये जो चीज है जो इन्होंने गलत की है, क्या इसको हम नजरअंदाज करते बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ना? और इनकी सल्तनत में कितने कन्वर्शंस हुए, क्या उसको नजरअंदाज कर दिया जाए? और कितने लोगों ने बहादुरी से लड़ा इनके खिलाफ, क्या उसको नजरअंदाज कर दे, है ना? तो बहुत सारी चीजें हुई, बहुत लंबी लड़ाइयां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें यूं ही हो ही रातों रात आपको लगता है कि शायद यूं ही आजादी मिल गई हो। तो भारत तो बहुत लंबा गुलाम रहा है भाई, बहुत लंबा, है ना? सदियों से गुलाम रहा, बेशक से चाहे वो हमारे खुद के घर के राजाओं की वजह से रहा है, क्योंकि सब इकट्ठे हो जाते तो किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि गुलाम करेंगे नहीं, सेंट्रल पावर वाज मिसिंग, तो उसका फायदा जरूर उठाएंगे, सिंपल सी बात है। लगान की बात करते हैं तो लगान देखिए एक्स्ट्रा 2.5% का टैक्स लिया जा रहा था मुस्लिम से और नॉन मुस्लिम से 5% का, सीधा सीधा डबल डबल चल रहा था भाई साहब यहाँ पे, डबल डबल। बताओ ऐसा थोड़ी होता है, गलत बात है भाई, गलत बात। कहते ये भी निर्मला ताई कल होने वाला भाई, खेल होने वाला कल देखेंगे क्या है। कल जो है वो बजट का मैं पूरा सेशन लेके आऊंगा, जितने भी लोगों को बजट का सेशन देखेंगे कल जो हम मुगल शुरू करेंगे, हम बजट का करेंगे, ठीक है? तो बजट के अंदर क्या क्या होगा मैं पूरा पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको पता भी रहे बजट के बारे में। तो मैं पूरे दिन भर में जितना भी रहेगा उसकी पूरी दिन भर में पीपीटी बना के और शाम को जो आपको बजट समझा दूंगा, ठीक है? तो कल जितने भी लोगों को बजट के लिए तैयार रहना, कल सेशन ये वाले नहीं रहेंगे, कल बजट वाला सेशन रहेगा। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी की मैं बात करता हूं तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो कमर्शियल गुड्स पे जो लगता है उसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बोलते हैं, ये लगाते थे ये लोग, ठीक है? तो ये बहुत सारे टैक्सेस हो गए जो इनके टाइम के दिल्ली सल्तनत के। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के टैक्सेस तो मैं बता ही चुका हूं कि मेन अलाउद्दीन ने एक तो घराई चराई शुरू किया था, हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अलाउद्दीन ने जो है जजिया भी शुरू किया था और वो जो है खराज भी लेता था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेता था। तो टैक्स तो वो 4 टाइप के लेता था, लेकिन जो ये 2 नए शुरू किए आप समझ सकते हैं। चलिए अब दिल्ली सल्तनत के डिपार्टमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। ये अक्सर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आप देखो हैशटैग इंपॉर्टेंट हमने किताब के अंदर भी लगा रखा है। यहाँ पे आप देखिए जैसे दीवानी वजारत है, वजारत वजीर जैसे होता है ना, वजारत बेसिकली अगर ये उर्दू भाषा के अंदर मैं बोलूं, अरबी भाषा के अंदर तो वजारत जो बोला जाएगा व्यापार को बोला जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए जो पैसा हो गया व्यापार फाइनेंस है ना, यानी कि जो वजारत है वो दीवानी वजारत। दिन की शुरुआत ताजा बेरी से में बड़ा मजा आता है। सुबह सुबह नाश्ते में हिरन मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं तो कहता हूँ बड़ा शिकार करो शेर खान।